बहुत स्वागत है आपका मिशन शेड्यूल प्रयागराज में। आपने अभी तक हम लोग जो टेस्ट पेपर करवा रहे हैं, जिसका ये चौथा पेपर, अभी तक आपने 3 का सॉल्यूशन देख लिया होगा। ये चौथा पेपर आपके सामने जा रहा, इसको आप देखिए, एन्जॉय कीजिए। सवाल कैसा है? लिखा, तपस मिहिर से दुगनी तेजी से काम करता है। वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो तपस अकेला कितना दिन में कर सकता है? जरा सोचो, तपस और मिहिर 2 लोग हैं। एक का नाम तपस है, एक का नाम मिहिर है। तो तपस जो है मिहिर से दुगनी तेजी से काम करता है, मतलब इसकी क्षमता अगर 1 है तो इसकी क्षमता 2 है। अब दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 3 क्षमता हो गई। 3 क्षमता से काम करते हैं तो 12 दिन में काम खत्म हो रहा है। बताओ, 3 क्षमता से काम करते हैं तो 12 दिन में काम खत्म होता है, तो पूरा काम 3 गुणा 12 हो गया। अब कह रहे उसी काम को तपस अकेला कितना दिन में कर पाएगा? तपस की क्षमता 2 है, 2 की क्षमता से करेगा तो कितना दिन लग जाएगा? 18 दिन। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 18 दिन। क्लियर है? अगले प्रश्न पर विचार करें, आइए देखें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 45 है। एक विद्यार्थी ने कक्षा छोड़ देने पर औसत भार 100 ग्राम कम हो गया, तो छोड़ने वाले कक्षा का विद्यार्थी का भार क्या है? देखो, आप इसको अगर मौखिक लगा लो तो बहुत अच्छा, नहीं तो गुणा करना पड़ जाएगा। कैसे? एक आदमी कक्षा छोड़ा, औसत भार 45 किलोग्राम। अगर जो बच्चा छोड़ा है वह 45 किलोग्राम का होता तो चला जाता, क्या फर्क पड़ जाता बताओ? लेकिन उसके छोड़ने से ये जो बाकी लोग थे 49 लोग, उनका औसत 100 ग्राम कम हो गया। यानी जो जाने वाला था उन सब से 100 ग्राम ले लिया, 49 ग्राम ले लिया, यानी 4.9 किलोग्राम ले लिया। 45 तो अपना ले ही गया और 4.9 और भी ले लिया, तो कितना लेकर गया? 49.9 लेकर गया, बिना किसी गुणा के। अगर आप गुणा करना चाहते हो तो मैं गुणा करके बता दूं क्या करना पड़ेगा। 50 गुणा 45 करो आप, और फिर 49 गुणा कितना करोगे? 44.9 करो। इन दोनों का गुणा करके घटाओगे तब यह उत्तर आएगा। इतना गुणा ना करो, मैं कहूंगा कोई आवश्यकता नहीं है। जो आदमी गया है, अगर वह 45 का होता तो चला जाता, उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जाने से बाकी जो 49 लोग थे उनका औसत 100 ग्राम घटा है। यानी वो जाने वाला जो था सबसे 100 ग्राम लेकर गया, अपना तो 45 किलोग्राम लेकर गया, बाकी सबसे भी 100 ग्राम लेकर गया। 49 लोगों से 100 ग्राम लेकर गया, 49 ग्राम लेकर गया। 49 ग्राम माने 4.9 किलोग्राम होता है, तो 45 में 4.9 जोड़ोगे तो आपका उत्तर बन जाएगा 49.9। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा। एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे और प्रतिकूल दिशा में 36 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लिखा भाई? 6 सही 1/2 घंटे का समय लेती है, तो धारा की चाल बताइए। आओ देखा जाए। देखो, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर मैंने माना प्रतिकूल चाल को हमने x मान लिया और अनुकूल चाल को y मान लिया। अनुकूल चाल को हमने y मान लिया। अब देखो जरा एक इक्वेशन बनाएंगे। 24/x प्लस 36/y बराबर 6, और फिर क्या करेंगे? 36 किलोमीटर प्रतिकूल है, 36/x प्लस 24/y और बराबर कितना है? 6 दूनी 12, 13/2। बस। अब इसी को हम हल करेंगे। हम चाहें तो अभी इसको छोटा कर सकते हैं, है ना, लेकिन छोड़ो, इसको 24 36 का लघुत्तम ले लेते 72। आओ 72 से गुणा कर दें। तो अगर मुझे 72 करना तो मैं y को कैंसिल करना चाहता हूं, तो इसमें मैं x को बराबर करना चाहता हूं, तो इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं और इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो x हमारा बराबर हो जाएगा। एक बार देख लो, तो 24 दिया 72 बटा x, 36 दिया 108 बटा y बराबर 6 दिया 18, और फिर 72/x और प्लस 24 दुना 48/y और बराबर 2 से गुणा करोगे तो खाली 13 बचेगा। अब घटा के देखो आप, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा गया। अब देखो इसको घटाएं तो कितना आएगा? 60/y। 60/y बराबर 5 है, तो y बराबर क्या हो गया? 12 हो गया कि नहीं? 12 25 60, तो y बराबर कितना आ गया? 12। अगर y बराबर 12 है तो यहीं रख दो, तो 12 3 36, 3 उधर जाएगा, 3 8 24, x बराबर 8 आ जाएगा। आपके सामने x बराबर 8 आ गया है और y बराबर 12 आ गया है।
आपको धारा का चाल निकालना है, दोनों चाल को जोड़कर आधा कर दो, तो 12 8 20, 20 का आधा 10, 10 आ गई 9 की चाल, और घटा के आधा करो तो धारा चाल 12 में से 8 घटाओ 4, 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे सवाल होते हैं कि थोड़ा सा करना पड़ता, उसके बाद बाकी सब मौखिक हो जाता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। तो यदि अंश तथा हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटा क्या बन जाती है, 6 बन जाती है। तो बता दो आप भिन्न क्या है। तो 2 इक्वेशन बन जाएंगे ऐसे सवाल में, x अपन y मान लेते हैं। मैंने मान लिया कोई भिन्न होगी x बटा y। तो कह रहे हैं दोनों में 2 जोड़ दे आप, और जैसे 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 9/11 बन जाएगा। अगर 9/11 बन जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 11x और प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y बराबर 22, वहां जाएगा तो -4। इक्वेशन 1 बन के तैयार। अब दूसरा इक्वेशन देखो, अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, देखो x प्लस वाई, x अपन वाई, इसमें 3 जोड़ दिया जाए दोनों में, तब कह रहे भिन्न हो जाएगी 5/6। तो मैंने 5/6, जानते हो इसको विकल्प से भी किया जाता है। मैं विकल्प नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि हम बैठे हैं तो सोल्यूशन कर लिया जाए, नहीं तो इसको देख करके भी विकल्प से माध्यम तो जल्दी से हो जाता। तो देखो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y बराबर 18, वहां जाएगा तो क्या बनेगा, -3। अब हमारे सामने 2 चीजें, अब इन दोनों में से किसी को बराबर करना, क्योंकि एक बराबर करेंगे तभी हमारा उत्तर बन जाएगा। तो चलो 9 और 5 का 45 ले लेता हूं। अगर मैंने 45 लिया तो इसमें 5 से गुणा करूंगा और इसमें 9 का गुणा करूंगा। और एक बार दोबारा लिख देते हैं, 5 का गुणा करेंगे तो 11 5 55x और माइनस 5 9 45y बराबर -20। 5 से गुणा और इसमें 9 का गुणा करो, 9 6 54x और माइनस 9 5 45y और बराबर -27। अगर हमने घटा दिया तब सिंबल बदलेगा और ये कट जाएगा पूरा, तो यहां बचेगा x और यहां क्या बचेगा, 7। x की वैल्यू 7 आ चुकी है, x माने ऊपर वाले। अब देखो 2 जगह 7 है, अब 7 मैं कहीं भी रख दूं, अगर 7 में रख दिया तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो 7 में लग दिया यहां, तो 7 6 42, 42 3 45, 9 आ गया। तो आपका उत्तर आ गया 7/9। जैसे आपने x की वैल्यू किसी भी समीकरण में डाला, तैसे दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी, 7/9 आपका उत्तर हो जाएगा। और जो मैं चेक करने की बात कर रहा था, जैसे एक भी नहीं है, इन दोनों में 2 जोड़ के देख लो, तो 9/11 साफ साफ दिख रहा, और इसमें 3 दिन जोड़ो 10 और कितना हो जाएगा, 12। 10 और 12 काटोगे 5/6 हो जाएगा। बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे सवाल लगाए नहीं जाते। मैंने लगा के इसलिए दिखा दिया कि मान लो आप सोच नहीं पा रहे हैं तो भी क्या कर दे तो हो जाए। अगले सवाल पर बात करें। ए बी सी डी ने 60 रुपए कीमत का उपहार खरीदा। उस ए ने दूसरों से आधे दिया, बी ने दूसरों के 1/3, सी ने दूसरों के 1/4 कीमत अदा किया। तदनुसार डी ने कुल कितना दिया। अब देखो क्या कह रहा है, डी ने कैसे दिया, 60 रुपए टोटल था। 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है और डी ना। तो कह रहा कि ए ने दूसरों की आधी दिया। दूसरों की आधी माने हुआ कितना दिया, कि अगर बाकी लोगों ने मिलकर 2 रुपया दिया तो ए ने अकेले 1 रुपया दिया। बोलो तो क्या आप 60 रुपए को 1 2 में बांट पाएंगे। और अगर बांटेंगे 2 1 3, 3 दूना 6, 20 आ गया, यानी ए ने 20 रुपया दिया। समझ पाए। फिर कह रहा बी ने दूसरों के 1/3 दिया। तिहाई दिया मतलब हुआ 1:3। अगर दूसरों ने 3 दिया तो बी ने 3 1 दिया, तो 3 1 4 हुआ। 4 से काटो 60 को 15, 15 1 के 15, इसने 15 दिया। सी ने क्या दिया, 1/4, यानी लोगों ने 4 दिया था तब इसने 1 दिया। अब इस 5 से 60 को काटो 12, तो इसका मतलब इसने 12 दिया। लेकिन पूछा डी ने कितना दिया। अब जरा जोड़ लो, 15 12 27 और 27 20 47, 47 में क्या मिला दिया भाई, 60 हो जाए 13। आपका उत्तर बन गया 13। तो डी ने 13 रुपए दिया। बहुत गजब का सवाल है ये। देखो अनुपात का हिसाब किताब है, अनुपात जैसे आपको आएगा तैसे ऐसे सवाल आप उड़ाने लग जाएंगे आराम से। अगला सवाल देखिए,
मोहन को प्रत्येक सही जोड़ के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत जोड़ के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। कुल 30 जोड़ के प्रश्न हल करके 40 अंक प्राप्त कर लिया। तदनुसार उसके सही हल कितने हैं? भाई देखो, हमने यहाँ लिख दिया सही और यहाँ लिख दिया गलत। तो मैंने मान लिया कि उसने x सही किया होगा, तो गलत कितना किया होगा? 30 माइनस x गलत किया होगा। अब जो सही किया होगा उस पर 3 नंबर पाया होगा और जो गलत किया होगा उस पर 2 नंबर कटवाया होगा, तो माइनस करो और कटवा करके उत्तर उसको 40 मिल गया होगा। अब इस समीकरण को कोई भी हल करेगा उत्तर ही लाएगा। और देखा जाए 3x माइनस 30 दूना 60 प्लस 2x बराबर 40। अब 3 दो 5x और 60 वहां जाएगा तो 100, 5x बराबर 100, x बराबर 30। आपको उत्तर आ गया। देख रहे हो आप, उसने 20 क्वेश्चन सही किया, 10 क्वेश्चन गलत किया। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल रहा ये। देखो कहा गया इसका महत्तम क्या होगा, इसको लगाना नहीं। 3 का पावर 3 3 3 3 जितना सारा दे रखा है ये है बवाल, इसको कोई आदमी महत्तम कैसे लगाए? ऐसे समझो इस बात को कि 3 के ऊपर चाहे जो पावर कर लो आप, तो विषम संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? 3 के ऊपर चाहे जो कर लो, 1 पावर 2 पावर 3 पावर चाहे करोड़ पावर जितना पावर चाहो कर लो, एक विषम संख्या तैयार हो जाएगी। अगर विषम संख्या में 1 जोड़ोगे तो सम बन जाएगी। और सेम हियर, इस संख्या में भी विषम संख्या में 1 मिला दो तो सम संख्या बन जाएगी। और दो सम संख्याओं का महत्तम क्या हो सकता है देख लो, बिना कुछ किए, काहे को लगाना। देख रहे आप, ये परीक्षा में आ चुका सवाल है, तो इसलिए आपको लगाना ही नहीं है। आगे बढ़ जा, देखो आगे सवाल में चलिए। ये रहा सवाल, लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ABCD के अनुपात में बांटे पेन को। अच्छा, तो अनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अच्छा बताओ, के अनुपात में बांटे, यही गलती है ना, यहां पर एक गिनती होना चाहिए। अच्छा हाँ दिया है, सॉरी हम तो देख भी नहीं रहे थे। 1/3 1/4 और 1/5 1/6 के अनुपात में बांटे। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इन सब का लघुत्तम निकाल लेना चाहिए। 3 4 5 6 का लघुत्तम बताओ क्या होगा? 60 ज्यादा हो गया, 60 हो जाएगा, 30 नहीं 60 है होगा, 60। अब सबको 60 से गुणा करें तो 20 हो जाएगा, 4 से काटो तो 15 हो जाएगा, 5 से काटो तो 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो कह रहे बताओ पेनों की न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा? जोड़ लो भाई इसको, इनके बराबर होना चाहिए। तो 20 और 10 30, 10 40, 5 45, 45 और 12 57। अगर 57 पेन हो तो अच्छा रहेगा, बट जाएगा आराम से। बोलो, सबको जोड़ लिया मैंने, 57 पेन आ गए। अगर 57 पेन रहे तब उसे लगाना आसान हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम उनके अन्य गुणनखंडीय सबसे बड़ी संख्या बता दो। देखो बड़ी संख्या जब बताना हो तो हमारा महत्तम तो 23 ही है, और इस 23 में आप बड़ी वाली संख्या तो गुणा कर दो, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी बतानी होती तो 23 गुणा क्या 13 कर दो, बस हो जाएगा। हमको तो बड़ी बतानी तो 14 तिया 42, 4 14 दुनी 28 और 4 32। आपका उत्तर 322 ये रहा। छोटी संख्या पूछी जाती तो 23 गुणा 13 कर देना, बस यही इतना काम होता। ऐसे सवाल पूछे गए सवाल हैं एग्जाम के, आपके अभ्यास बहुत शानदार होना चाहिए, जिससे देखते ही आप लगा दो, लगाने की जरूरत नहीं ना पड़े। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां टेलीग्राफ खंभे को क्रमशः 10 सेकंड 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? अच्छा बताओ, अगर प्रत्येक की लंबाई 120 है, आप ही बताओ, अगर पहली वाली गाड़ी 120 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में पार करी है तो पहली गाड़ी की चाल कितना हो जाएगी? 12 मीटर पर सेकंड। बताओ, और 15 8 120 दूसरी गाड़ी की चाल हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। हो जाएगी नहीं? अब दोनों कह रहे हैं विपरीत दिशाओं में अगर चलेंगे तो क्या होगा? दूसरी दिशा में विपरीत दिशाओं में अगर ये लोग चले हैं तो देखो 120 प्लस 120 240 चलना पड़ेगा, और रफ्तार तो इनकी जुड़ जाएगी, 12 8 20 हो जाएगी। और 20 के हिसाब से अगर ये काटेंगे तो कितना घंटा लग जाएगा, कितना समय? 12 सेकंड का समय लग जाएगा। सवाल आप ध्यान से देखो, वर्किंग आप ध्यान से देखो। अगर आप पढ़ना जानते तो इतना छोटा में सवाल हो सकता है। मैंने क्या किया, दोनों की चाल निकाल लिया और फिर दोनों के ऐसे अपोजिट चाल चलेंगे, दोनों की चाल जुड़ जाती, 12 8 20 से मैंने भाग दे दिया और आराम से आपका उत्तर बन गया। अगले सवाल में चले, आगे चले। अगला सवाल ये रहा, लिखा कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तक तो वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है
जबकि धारक गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्थान कितना दूर होगा? बताओ, सांस जल में 5 चाल है और कह रहे हैं धारक चाल 1 है और उसको 1 घंटा में वापस आने में उसे 1 घंटा का समय लग गया। मान लो x दूरी गया होगा। बताओ x दूरी वो गया होगा तो जाते समय 6 की चाल रही होगी, 5 + 1, तो आते समय x 5 में से गया 4 की चाल रही होगी और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 घंटा लग रहा। इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, जरूर मिल जानी चाहिए। देखो कैसे हो जाएगी। हम क्या करें, इसको हम 12 से गुणा कर देते तो कितना हो जाएगा, ये 2x और प्लस 3x बराबर 12, तो 5x बराबर 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12/5, 12/5, 5 दूनी 10, 5 24, 24 2.4 किलोमीटर हो गए। आप देख रहे हैं, ये है सवाल। क्योंकि जब नाव धारा के साथ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी जो है धारक चाल प्लस हो जाती है, अगर वापस आता है तो माइनस हो जाती है। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज के 12% दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने इतना रुपया उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए, तो ऋण दी गई मूल राशि बताओ। साधारण ब्याज पर 12% दर थे, 3 साल के बाद इतना ब्याज हो गया। बताओ भाई, P रुपया ऋण रहा होगा और उस पर 12% का दर लगा है और 3 साल का टाइम लगा है और तब जाके ब्याज कितना बना है 5400। काट दिया जाए, काम हो जाएगा। देखो अगर हम 4 से इसको काट दे, 4 3 12 और 4 काटो 25, तो 9 से बड़े आराम से कट रहा, 9 छके 54 और 25 छक्का 150, कहीं दिख रहा 15। ये आपका उत्तर आ गया। इतना छोटा उत्तर कि आप काटो और यहीं से समझ जाओ कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज था, मूलधन को P मान लिया। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा हुआ है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से 3 दिन में पूरा कर लिया। उसका बेटा अकेले काम पूरा करने में कितना समय लेगा? देखो अकेले अगर वो काम को कर रहा था 5 दिन में कर सकता था ना, अकेले करता तो 5 दिन में, लेकिन बेटे की सहायता से किया तो 3 दिन में कर लिया। तो 5 दिन का लघुत्तम निकाल दो 15। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं। हमने मान लिया पूरा काम 15 यूनिट का होगा, तो ये मनुष्य है, आदमी, और ये उसका है, और आदमी प्लस बेटा, आदमी प्लस बेटा। तो जरा विचार करो आप कि आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकता था। बताओ 5 दिन में 15 कर सकता था, तो आदमी क्षमता 3 आ गई। और कह रहे कि अगर बेटा भी मिल जाए तो 3 दिन में कर लेगा, 3 दिन में अगर 15 मिनट कर लेगा तो क्षमता 5 आ गई। तो बताओ बेटे की क्षमता 2 आ गई कि नहीं? अगर कहा जाए बेटा अकेले पूरा काम करता दिन में कर लेगा, तो बताओ 7.5 दिन लगेगा, बेटे की क्षमता 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और 2 क्षमता 15 मिनट करेगा तो 7.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ पा रहे हो सवाल को? आओ देखा जाए आगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखो कैलकुलेशन के सवाल, ये दिया है इतना बराबर है, इतना बराबर दिया, तब इसका मान पूछा गया। भाई इसका मान अगर पूछा गया तो हमको इसके संदर्भ में लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5746 दिख रहा है, तो 5746 के बदले 75.8 दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पेयर समझ जाएंगे। ये उत्तर आ जाएगा 0.00 और क्या है 758, कहीं दिख रहा, ये रहा 2 बार 0, ये आपका उत्तर बन गया। आप उसे देख लीजिए, उसे मैच करा दीजिए, बस लगाना वाना कुछ नहीं। ऐसे सवाल में लगाने नहीं पड़ते, खाली देखना पड़ता। इसका कोई रोल नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि अगर इस पर हम एरो बनाएंगे तो 74 पर बार बन रहा, 5 अकेला पड़ जाएगा, और जबकि यहाँ पे 57 पर डायरेक्ट बार पड़ रहा था। इसलिए अगर यहाँ 1 0 कम रहा होता ना, तभी इसको हम फॉलो किए होते। यही बात समझना। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला हमारे पास ये रहा, 3 का पावर इतना प्लस 7 बराबर 250। अच्छा बताओ, 3 का पावर x प्लस 3 है और 7 में इधर ले जाऊं तो 243 हो जाएगा। और हम जानते हैं 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 समझ सकते हैं। तो अगर x प्लस 3 बराबर 5 होता है तो बताओ x बराबर 2 होता है। कितने आराम से हो गया। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ज्यादातर प्रश्न में आप खुद देख सकते हैं, लगाना कुछ नहीं, खाली सोचना बस। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% का 2 क्रमिक बट्टे देता, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य 80 रुपया। भाई बताओ 80 के समान है, अब 5% का 2 बट्टा दिया, यानी 95/100, और फिर 95/100। आप कह सकते हैं भाई छोटे सवाल के लिए काहे इतना काम के 25,
तो 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 से काटा 19, और फिर 5 से काटा तो 19, और 5 से काटा 20, और 4 पचे 20, 19 361, और बटा 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 72.2 आएंगे। देख रहे, देख लो कितना करना पड़ रहा है। तो कह रहे कितने मिल जाएगा, बस तो 2 बार बट्टा दिया, तुरंत कटता चला गया। एग्जाम के सवाल ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा कोशिश करो बस आ जाएगा। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 15 मीटर चलता है। कितने समय में चोर सिपाही को पकड़ लेगा? इसके लिए एक छोटा सा चित्र बना दें। इनके बीच में रख दीजिए 114, और ये सिपाही इधर जा रहा, चोर, और सिपाही उसके पीछे जा रहा। इसकी चाल है 21, इसकी चाल है 15। आप ही बताओ 1 सेकंड में कितना कवर कर पा रहा? 15 6 21 6 कर रहा है। तो 114 को 6 के हिसाब से कवर करा जाए तो 19 सेकंड लग जाएगा कि नहीं? 19 मिनट। देख लो 19 का 114 क्या लगाना है, देखो आराम से चित्र बना दिया, आराम से आपने समझ लिया। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये सवाल देखिए, लिखा निम्न से कौन सा सबसे कम है? देखो सबसे कम ज्ञात करने के लिए सब आपको बढ़िया तरीका है कि आप उसको भिन्न बना लीजिए, बहुत बढ़िया तरीका। तो अगर हम पहले को भिन्न बनाए 2/3 तो ये कितना बनेगा? 10.6, 6 कर लेता हूं, और 70 है ये जाएगा कितना? 1 अब तो 1 है तो उसको छोड़ ही दो, क्योंकि हमको सबसे कम बताना। तो 50 है तो ये कितना हो जाएगा? दूसरा 0.7 7 49, तो ज्यादा ही है, और ये हो जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। तो भैया सबसे छोटा तो यही है, 3/5। कहाँ गया? ये रहा। सबसे छोटा की बात करें तो ये 3/5, क्योंकि यही 0.6 है, बाकी सारे 0.6 से ज्यादा है। हमने क्या किया है? दशमलव बदल करके सवाल को लगाया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ए से बी को अनुपात बी से ए के अनुपात का 9 गुना है, तब A/B हो सकता। क्या लिखा? ए से बी के अनुपात बी से ए के अनुपात का 9 गुना है। हाँ, तो A/B क्या होगा? तो यही हो जाएगा, देखो A 9 हो जाएगा, 9/1, और उसका 1/9 करोगे तो 1/9 का 9 गुना ये है। देखो 9 गुना बोला है ना। देखो अगर पहली संख्या हमारी 9 है तो दूसरी संख्या 1/9 है। देखो इसका 9 गुना ये है। आहा, नहीं है, इसका 9 गुना नहीं है ये, इसका तो 9 गुना तो 1 आ जाना चाहिए। फिर से देखो, अच्छा सवाल। बी से ए बी सी बी, अगर हम 3 पर ट्रायल करें तो 3 1/3, हाँ ये देखो 3 है, और 1/3 का 9 गुना ये है। ओके, ये रहा, सॉरी ये गलत हुआ, ये वाला सही है। 3 को 3 कोई चीज है, और वह 1/3 का 9 गुना करवा। अगर हम 1/3 का 9 गुना करते हैं, 1/3 का 9 गुना करते हैं, तब 3 या 9 आपके बराबर हो जाएगा, यानी वो संख्या 3 ही थी ना। देखो ये है चुटकी वाले सवाल जो गलत हो सकते हैं, ध्यान से लगाएंगे तो गलती ना होगी। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ए तथा बी किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ए तथा सी 36 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में कर पाएंगे? सिंपल सा सवाल है भैया। ए प्लस बी 28 दिन में कर सकते हैं, और बी प्लस सी 24 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए 36 दिन में कर सकते हैं। 72 लघुत्तम ले लो, 36 दूना 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, 4 3 7 2 9, 9 8 72। क्या हुआ भाई? हाँ 8। देखो 4 3 7 2 9, 9/2 क्षमता हुई, क्योंकि दो लोग हैं, तो 9/2 की क्षमता रहेगी, तो ऐसे हो जाएगा 9 दूनी 9 8 72, 8 दूनी 16। आपको उत्तर आ गया भैया, 16 दिन में कर सकते हैं। देख लीजिए, तो ऐसे हैं सवाल, आराम से। अगले सवाल के बारे में सोचो। 28 मीटर लंबे कमरे में मार्बल की पट्टियां लगवाने पर 45 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 81 रुपए खर्चा आता है। कमरे की चौड़ाई इतनी। अच्छा बताओ, 45 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से 81 रुपए खर्चा आता। अगर हम 81 में 45 पैसा से भाग दे दे तो अभी पता चल जाए कि टोटल एरिया क्या है। डबल जीरो हम बढ़ा दें, 10 में जाएगा, 9 5 45, 9 9 81, और 5 से काट दें 18 180। 180 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया।
अब क्या 18 मीटर लंबे, तो कह रहा उस कमरे की चौड़ाई 10 हो जाएगी। भैया जी अगर 18 मीटर लंबा है तो 10 मीटर चौड़ा हो तभी तो 180 हो पाएगा। तो हमने एरिया पहले निकाल दिया, 180 आ गया और उसको फिर लंबाई से भाग दे दिया, हमारी चौड़ाई मिल गई। तो अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है ये, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि पहले वर्ष के अंत में इतना और दूसरे वर्ष के अंत में इतना हो जाएगी। भाई देखो, अगर एक साल का अंतर तो खाली घटा दो बस। हम अगर 676 में से 650 माइनस कर दें तो ये बनेगा 26। ये 26 किसका है, 650 का। तो 26 बटा 650 और गुणा 100, यही हमें काटना है। 0 0 कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पचा 65, 5 दूनी 10, 2 दूना 4%। क्या बताना था, तो दर आ गया 4% आ गया। अब बताओ कोई पी होगा, और गुणा 104 बटा 100 बराबर 650 है। तो बताओ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी। हम इसको काट सकते हैं, कैसे, 13 से काटे, 13 8 104 और 13 पचे 65, और भी कट रहा है ना, 4 दूना 8, ये हो गया 25 और 2 से काटो 25 और 25 पर संयम कितना आ गया, 625। कहीं दिख रहा, ये रहा। जैसे हमको दर मिला तैसे हमने उसको एक साल के लिए लगा दिया, एक साल के लिए लगा दिया, हमारा उत्तर बन गया 625। तो आप देखिए संख्याओं को जब आप उड़ाते हैं ठीक से, हाँ, संख्याएं जाती हैं उत्तर देके चली जाती है। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना चाहिए और उसने अंकों का 25 प्राप्त किया, 40 अंकों से फेल हुआ। भाई मेरे पूर्णांक उसका 100x रहा होगा, है कि नहीं। अब वो जो है कितना पा गया, 33% चाहिए, 25% बेचारा पाया और कितने नंबर, 40 नंबर से फेल हुआ। अगर वो 33% पाता तब भी पास हो जाता। तो भाई बताओ 25 उधर ले जाएं तो 8x हुआ कि नहीं, 8x बराबर 40, तो x बराबर कितना हुआ, 5। अगर x बराबर 5 हुआ तो पूर्णांक क्या बोला है, 500। आपका उत्तर कहीं दिख रहा, देखो कितने आसानी से आपका उत्तर बन जाता है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। आप खुद देख लीजिए सवालों की मस्ती क्या है, आराम सवाल लगाते जाए और सवाल बनता चला जाता है। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में 111 पेड़ के उखड़ जाने के बाद उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या इतनी रह जाती है। बाग में पेड़ों की पंक्तियां की संख्या क्या है। भाई अगर 111 पेड़ उखड़ जाते हैं तो पहले इसमें 111 जोड़ लो आप, और जोड़ करके फिर वर्गमूल निकाल दो, काम खत्म। तो जोड़ लेते हैं 111, तो ये हुआ 5, ये हुआ 2 और 109 की जगह 110 हो गया। बताओ 95 आ गया होगा, है भाई 110 11 115 ये रहा, नहीं 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 105, ये नहीं, ये है 11 दहाई में 110। देखो भैया 105, इसका लघुत्तम निकालोगे 105 आ जाएगा। देखते ही मुंह जबानी आ जाएगा, इतना तो वर्गमूल याद ही होना चाहिए ना। अगले प्रश्न पर बात करें। इस सवाल को देखिए, यहां पर एक मिस्टेक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब होना चाहिए था, तो इसको मैं गलत काटता हूं। इसकी जगह पे सवाल क्या था मैं बताता हूं कि 2.75 गुणा 2.75 गुणा 2.75 प्लस 2.25 गुणा 2.25 गुणा 2.25 अपान 2.75 गुणा 2.75 क्या है, माइनस माइनस, और सॉरी यहाँ पे ऊपर माइनस होना चाहिए था, ये वाला माइनस, और यहाँ प्लस होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2.25 गुणा 2.75 और प्लस 2.25 गुणा 2.25, ये होना चाहिए था। तो इसकी जगह हो जाता a माइनस बी, आपका उत्तर बन जाता। 2.75 में से 2.25 घटाते तो आपका उत्तर 0.5 आ जाता। ये तब हो जाता था, लेकिन क्लर्किकल मिस्टेक है, कोई समस्या नहीं है। ये सवाल होता आपका उत्तर 0.5 आ गया होता। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन में कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, उसके पश्चात एक स्थान पर बी को कार्य करने लगा दिया। कुल मिलकर काम कितना दिन में पूरा हुआ, आओ देखा जाए। ए बी सी लिख दिया जाए, 10 15 20, 10 15 20 लघुत्तम 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 10 छक्के 60, ये इनकी क्षमता है। फिर क्या है, ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, ए और सी 6 3 9,
9 क्षमता से 2 दिन काम हुआ, 18 काम हो चुका। अगर 18 काम हो चुका है तो बचा कितना होगा? 42। ओके, अब करें ए के स्थान पर बी आ गया, ए को हटाकर बी आ गया तो 4 3 7 काम होने लगा होगा, और 7 काम हो गया होगा तो 7 छक्के 42, 6 दिन और लग जाएगा। 2 दिन पहले काम हुआ था, 6 दिन और लग जाएगा। पूरा काम कई दिन में खत्म हो जाएगा? 8 दिन में। देख रहे हो, अरे पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो आप कहेंगे पूरा काम 8 दिन में खत्म हो जाएगा। खाली क्षमता निकाल लो, वर्क एंड टाइम अपने आप हवा बन जाता। अगला सवाल देखा जाए, अनुक्रम 8 27 64 इतना लिखा है कि कौन सी संख्या अनुचित है? हाँ, यही संख्या अनुचित दिख रही है, बाकी सारी संख्याएं क्यूब है कि नहीं? ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, इसलिए गलत। देखो ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ये बिना मतलब 100 यहाँ पे आ गया, है कि नहीं? तो ऐसे सवाल तो रीजनिंग के हैं, रीजनिंग उड़ाए होंगे आप लोग को, बहुत बढ़िया से आती होगी रीजनिंग, है कि नहीं? देखा, सबसे छोटा धन पूर्णांक n जिससे यह संख्या पूर्ण घन बन जाए। बस यहाँ भी एक गलती है मेरे भाई, ये पूर्ण घन की जगह पे यहाँ पे पूर्ण वर्ग होना चाहिए था, बस वर्ग। अगर ये कर दोगे तब आपको उत्तर आराम बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? अगर हम रखें तो क्या सही से 4 सही हो जाएगा? नहीं लगाएंगे। अगर ये वहां पे क्या लिख दे तो 4 वर्ग बन जाए, तो क्या करें? 86 के आसपास वर्ग कौन है? देखो 9 में 81, तो ऐसे मैं करूं, अंदाजा लगा रहा हूं, 3 3 9, उसके बाद 27 और 27 54, 5 81, 5 86। भाई 9 होता तो सही था ना, n की जगह पर 9 होता तो ज्यादा सही था, 86 49 आ जाता। तो ये यहाँ पर मैंने 2 मिस्टेक हमको साफ नजर आया था। तो अगर यहाँ पे विकल्प आपका 9 बनता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अगर 4 वहां रख दोगे, क्या नाम है, कोई संख्या लिख दो तो क्यूब कहां से बन जाएगा? है कि नहीं? क्यूब नहीं बन रहा। 8 के संदर्भ में क्यूब कहां होता है? 20 का वर्ग होता 8000, 21 का वर्ग होता 92 सर, उसके बाद कहीं है ही नहीं। तो कोई बात नहीं है, एरर है थोड़ा। अगले सवाल पर बात करें। देखो इस सवाल को लगाने के लिए क्या करें, आप जानते हैं इसका गुणा कितना होगा? तो इसमें अगर 1000 का गुणा होगा तो 3 जीरो लग जाएगा, फिर 9 9 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? तो ऐसे बन जाएगा 999 999 अपान 1000। अभी तो ये हो पाया है, खाली अभी 7 से गुणा करना बाकी। कर लो गुणा, 7 9 63, 7 9 63 6 69, 7 9 63 6 69, 7 9 63 6 69, 7 9 63 6 69, 7 9 63 6 69, और इसमें 1000 से भाग दे तो 3 जीरो तो एक ऐसे आ जाएगा। 6999 कहाँ लिखा? ये रहा। चौथा विकल्प देखो आप, 6999 993 अपॉन 1000, यही करना था बस, कि आप खाली इतना इसको बराबर करके फिर 7 का गुणा कर दीजिए। तो देखने में लगता है सवाल देखने में बड़े होते हैं, लेकिन होते कुछ नहीं है। आप देख सकते हो, सवाल देखो उत्तर बन जाता है आराम से। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल 110 दिया, उनमें छोटी बता दो। अगर 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल है तो हम क्या करें, पहले बीच वाली को x मान लें, इसके पहले वाली को x - 1 मान ले, इसके बाद वाली को x + 1 मान ले, और इन्हीं के वर्गों का योग देखना है, और इनका वर्गों का योग 110 है। देखो बड़ी गिनतियां नहीं है, अगर आप चाहें तो मौखिक सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्ग से सोचना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो भैया हल कर रहा हूं, तो x a पर a - b का होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 2x और बराबर 110। ये नहीं रहेगा, और बराबर 110। ऐसे लिखने से फायदा ये है कि 2x कट जाता। अब देखो 3x स्क्वायर हो गया, और ये 1 + 1 उधर जाएगा तो 108 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, और x बराबर 6 आ जाएगा। यानी बीच वाली संख्या 6 होगी, उसके पहले वाली 5, उसके बाद वाली 7। और कह रहे हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता दो, सबसे छोटी वाली 5 है। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। ये सवाल देखो, लिखा 2 पूर्ण संख्याओं गुणनफल 37 है, उन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल क्या है? देखो 37 एक प्राइम नंबर है, तो अगर 2 पूर्ण संख्याएं तो ज्यादा से ज्यादा 1 और 37 हो सकती हैं, और कुछ हो नहीं सकती। तो 37 में से 1 घटाओगे 36, 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 6। मतलब एकदम सिपाही के लिए परफेक्ट पेपर है, और ठीक से अगर आप तैयारी कर ले गए ना, देखो हर आदमी थोड़ी ना कर पाएगा, भले से इतना आपको इजी लग रहा होगा देखने करके, इजी उतना है नहीं। हाँ एक मिस्टेक यहाँ भी दिख रही थी,
जानते हो क्या लिखा है कि 8 माइनस 2 नहीं लिखा है, देखो ऐसे लिखा है 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 है, ये है मामला। तो अगर इसको आप देख लें तो बहुत सही रहेगा। दो संख्या में सोचो, 5 3 8 5 3 15, कितना हो गया 5 रूट 5 माइनस रूट 3। ये आपका विकल्प सही चला जाएगा अगर वो सवाल बना तब। तो 3 जगह हमने अभी तक क्लरिकल मिस्टेक देख लिया है। होता है कभी कभी, इतना बड़ा प्रोग्राम चलता है तो कभी कभी मिस्टेक होता। आपको मैं बताऊं, जहां पर भी सवाल देते समय एग्जाम में हो चाहे टेस्ट दे रहे हो, अगर किसी सवाल में कोई लफड़ा फंस रहा है तो वहां रुको नहीं, बस बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये नहीं कि आज तो मैं लगा के रहूंगा, ऐसा कतई मत करना, छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी त्रिभुज भुजाएं 3 4 6 के अनुपात में है तो त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज कैसा होगा? अधिक कोणीय होगा। क्या होगा भाई? आप जानते हैं अगर 3 4 5 होता तो समकोणीय होता। अब कर्ण बड़ा हो गया, अगर कर्ण ज्यादा बड़ा हो जाता है तो अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये, देखो अब ये गलती तो यहां भी दिख रही थी, बताऊं क्या दिख रही थी? यहां पर एक ब्रैकेट होना चाहिए था ऐसे। अब सवाल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? 11/33, अरे 99, 11/99 और प्लस 22/99, तो ये बन जाता 33/99, और 33/99 कट जाता तो 1/3 हो जाता, और उसके बाद हम 3 का गुणा करते तो 3 दिन कट जाता, आराम से उत्तर हमारा 1 बन जाता है ना। तो कोई बात नहीं है। तो आप चेक हो गया, मिला लीजिएगा आराम से, अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 44 गुना है, लघुत्तम महत्तम का योग इतना है। अच्छा बताओ, 44 गुना है तो उसको अगर हम x मान ले तो 44x हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 45x हो जाएगा। 45x बराबर 1125 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? काटो तो 9 पचे 45, 9 1 9, 9 2 18, 9 5 45, ये हो गया 25। x की वैल्यू 25 आ गई भैया। अब एक संख्या 25 है। अच्छा बताओ, महत्तम 25 है और लघुत्तम कितना है? 44 गुना है 44x, तो यानी 44 गुना 25 है। देखो लघुत्तम है 44 गुना 25, अरे भाई 44 गुना 25 है। अब ये कह रहे हैं क्या, एक संख्या 25 है, तो काट दो, अब ये गुणा कर लो, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 10 110, कहाँ दिख रहा? ये आपका उत्तर आ गया 1100। देख रहे आप, एक संख्या भाई, पहली संख्या क्या नाम, लघुत्तम गुणा महत्तम बटे पहली संख्या, वही मैंने किया। तो जब आपका लघुत्तम महत्तम आ जाएगा तो एक संख्या दी जाएगी तो दूसरी संख्या बहुत आराम से निकल जाती, बिना कुछ सोचे निकल जाती। इस संख्या किस छोटी संख्या गुणा करेंगे प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए, ये हो सकता है। इसको फैक्टराइज करो बस, जैसे फैक्टराइज करोगे दिख जाएगा 4320, फैक्टराइज करो 3 से, 2 से करें, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 छक्के 12 और 0, फिर 2 से करें, 6 का कर दें, 6 6 से, क्योंकि 6 छंग 36 दिख रहा ना, और 0, फिर 6 से कर दें, और फिर 6 से कर दें, ऐसा करने से क्या हुआ, अब फिर 2 से कर दें, और फिर 5 से कर दें। अब देखो क्या करना, हमारे पास दो, देखो इसका तो पेयर बन ही गया है, हमें क्यों करना है, एक तो 2 कम पड़ रहा और 2 बार 5 कम पड़ रहा, यानी 1 बार 2 और 2 बार 5, एक कम पड़ रहा, 5 पचे 25 दूना 50। अगर हम 50 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन आराम से बन जाएगा। पेयर कंप्लीट होना चाहिए ना 3 3 का। इस सवाल को देखें आप, लिखा 4 वस्तुओं का विक्रय 5 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर। अच्छा बताओ, 5 का सीपी ना और बराबर 4SP, तो भाई ऐसा करो सीपी अपान एसपी कर लो और वहां 4/5 कर लो, और 4 रुपए में फायदा है तो 25% का लाभ कहीं दिख रहा होगा। ये रहा लगाने तरीका, देख रहे हो आप, मैंने क्या किया, 5 का सीपी बराबर 4 का एसपी, तो मैं एसपी इधर लाया और 5 उधर ले गया, सीपी हो गया 4, एसपी हो गया 5, हमारा परसेंटेज लाभ हो गया 25%। लगाने का तरीका देखो, ऐसे ही सवाल को उड़ाया जाता है। कभी भी ये ना सोचो हम एक एक बार हर साथ बात करके तब उत्तर दे पाएंगे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% कमी कर दिया जाए तो क्रय मूल्य पर 10% घाटा हो जाए। अच्छा, आरंभिक लाभ प्रतिशत बताओ, कह रहे हैं 60% कमी कर दिया जाए, विक्रय मूल्य में 60% कमी कर दिया। भैया विक्रय मूल्य 100 रहा होगा, एसपी ले लो ना, पहले 100 रहा होगा, पहले 100 रहा होगा, अब 60 कर दिया, 60% कमी कर दिया जाए। हाँ बताओ आप क्या करें, इसको पहले हटा ही दें। देखो पहले विक्रय मूल्य 100 था,
ना। आप क्या करें, विक्रय मूल्य था, अब करें उसके अंदर 60% कमी कर दिया, 60% की कमी कर दिया तो 40 बचा होगा। तो कह रहे हैं अब क्रय मूल्य पर 10% की घाटा हो गया, तो कोई सीपी रहा होगा और उस पर 10% घाटा हो रहा, तो सीपी गुणा 90/100 हाँ बराबर 40 है। तो अभी हमें सीपी मिल जाए, क्योंकि हमें आरंभिक प्रतिशत लाभ बताना। तो सीपी बराबर हो जाएगा, 0 काट दें, 400/9। अगर सीपी हमारा 400/9 है, तो एसपी हमारा आरंभिक 100 हुआ करता था, तो लाभ कितना होता था? हम 100 में से 400/9 घटा दें, तो हमें 500/9 का लाभ हो रहा था। बताओ 500/9 को लाभ हो रहा था, गुणा 100 और अपान सीपी कितना है? 400/9। तो 9 कट गया, 0 कट गया, 4 से इसको काट दिया, 25 25 25 125। पहले हमें 125% का लाभ हो रहा था। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अलग दिखा होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने पहले एसपी को 100 माना था, अब मैंने 40 मान लिया। 40 में बेचने में 10 में घाटा हो रहा, तो सीपी हमें मिल गया। अगर सीपी इतना है और एसपी हमारा 100 है, तो हमें नया प्रॉफिट मिल गया, और प्रॉफिट से हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया, बस। तो आराम से है, कोई चीज है नहीं, आराम से काटते जाओ। और जय हिंद। इस तरह से आपने देखा सारे सवाल को, शानदार तरीके से आपने देख लिया है। अभ्यास करते जाइए, मजा आएगा, लगा ले जाएंगे, अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।